रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में लिया हिस्सा। आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने और विकास का संकल्प। एमजीएम अस्पताल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। विपक्ष ने सरकार को घेरा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और पशुपालन प्रक्षेत्र को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। बांस और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील। और रांची समेत देश के विभिन्न शहरों में नीट यूजी की परीक्षा आज। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी की त्रिस्तरीय व्यवस्था। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इधर नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने कल पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को सुरक्षा तैयारियों से अवगत कराया। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक नेवी चीफ ने पीएम मोदी को समुद्र में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। एडमिरल त्रिपाठी और पीएम मोदी के बीच इस मुलाकात को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के व्यापक सैन्य और रणनीतिक विचार विमर्श के संदर्भ में देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिख रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने समकक्ष से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि कल विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। हमले के दोषियों, मददगारों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाए जाने पर बात हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेर रहा है। पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। हवाई क्षेत्र के बाद अब पाकिस्तान के लिए समुद्री क्षेत्र भी बंद कर दिया गया है। भारत का पाकिस्तान पर प्रहार, आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध, समुद्री क्षेत्र बंद, डाक और पार्सल पर रोक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। भारत जमीन, पानी और हवा हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए कई सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने शनिवार को जहां पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, वहीं अपना समुद्री क्षेत्र भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया और एयर स्पेस तो पहले ही बंद कर दिया था। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात कही है। आदेशों के मुताबिक अब पाकिस्तान से कोई भी चीज आयात या निर्यात नहीं होगी। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या थर्ड पार्टी के जरिए होने वाले सभी तरह के आयात अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। ये फैसला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी एफटीपी 2023 में संशोधन कर लिया गया है। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजीएफटी ने इस अधिसूचना में स्पष्ट किया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। भाजपा ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात और निर्यात पर रोक के फैसले का स्वागत किया है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय
और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है, जो आंत तक फैलाएगा वो भारत के बाजार में नहीं दिखा जाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। इस फैसले से पहले से ही कंगाल पाकिस्तान और भी कंगाल हो सकता है। व्यापार बंद होने का असर पाकिस्तान पर अधिक गंभीर पड़ेगा, क्योंकि वो भारत से सस्ती और आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्भर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में कमी आई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। व्यापार बंद होने से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के उन व्यापारियों को होगा जो दुबई के जरिए अपना माल भारत भेजते हैं। भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध खत्म करने के फैसले का सीधा असर उन व्यापारिक सौदों पर पड़ेगा जिनमें पाकिस्तान से वस्तुओं का आयात होता था या जहां पाकिस्तान किसी सप्लाई चेन का हिस्सा था, क्योंकि भारत सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगले आदेश तक ये फैसला लागू रहेगा। वहीं भारतीय नौसेना ने भी एक आदेश जारी कर अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक कोई भी जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है वो भारत में किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा। कोई भी जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा हो पाकिस्तान में किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। वहीं भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी डाक और पार्सल पर रोक लगा दी है। इन सख्त कदमों से साफ है कि भारत अब कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि को लेकर सख्त अभियान ये दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि बहुआयामी रणनीति से जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने पहले स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया। इससे देश की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों ने यह उपलब्धि हासिल की है। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया। इसका उपयोग भविष्य में ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली भारत की अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा करेगी, जिससे भारत दुनिया के उन देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास का संकल्प दोहराया है। उन्होंने नई दिल्ली में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के स्वर्ण जयंती वर्ष पर राज्य से गए हुए बिरसा मुंडा के वंशजों के पांव पखारे। श्री सेठ उनके सम्मान में आयोजित सहभोज में भी शामिल हुए। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने और उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कल रात मेडिसिन विभाग के तीसरे तल्ले के बरामदे की छत अचानक टूटकर गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली।
उन्होंने जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। श्री अंसारी ने कहा कि हादसे के जांच के आदेश दिए गए हैं। 1 सप्ताह में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एमजीएम अस्पताल हादसे के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का भ्रमण कर हादसे की जानकारी ली है। श्री राय और श्रीमती साहू ने कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी यहां आए थे और अस्पताल का जायजा लिया था, लेकिन उन्हें जर्जर भवन दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यह घोर लापरवाही का मामला है। केवल दौरे होते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, हम कोशिश किए हैं, उसके लिए अपनी पीठ अपनी छपाई जाती है, मगर एमजीएम में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है यहाँ विजिट करके गए हुए थे, क्या उन्हें जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा था? क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचती कि यहाँ का भवन कैसा है, यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, यहाँ का भवन गिर जाएगा, यहाँ इतने लोग जो है मरीज जो है इलाज करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है बोलने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, काम को करना नहीं चाह रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और पशुपालन प्रक्षेत्र को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हैदराबाद दौरे की जानकारी देते हुए उन्होंने कल रांची में बताया कि राज्य में मांस और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। श्रीमती तिर्की ने बताया कि रांची के कांके में बंद पड़े बेकन फैक्ट्री को भी जल्द लागू किया जाएगा। देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमारी सरकार का भी ये अहम योजना रहेगा आने वाले समय में और जल्द ही हम लोग एक MOU के ओर बढ़ेंगे ताकि सही टेक्निकल पार्टनर के रूप में नेशनल मीट रिसर्च ऑन बोर्ड हो सके और फिर इसको हम लोग एक टर्न की बेसिस में हम लोग संचालित कर सके। मुंबई में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर आयोजित वेब्स समिट में आज कई सत्रों में पैनल चर्चा का आयोजन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ ही साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज VFX फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी। साथ ही साथ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ AVGC एक्सा सेक्टर इन एल एरा विषय पर AI एरा विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन होगा। वेब समिट की देश और दुनिया में खूब सराहना हो रही है। अभिनेता शरद केलकर ने प्रसार भारती के पवेलियन पहुंचकर शोभा बढ़ाई और वेब्स OTT की सराहना करते हुए इसे भारत की डिजिटल क्रांति का प्रतीक बताया। आ रहा है हमारा वेब दूरदर्शन प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। आप लग रहा है कि ये एक अलग होगा कि देश के अलग अलग कोने में फ्री में सबको कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक ही कंटेंट अलग अलग भाषा में है और अलग अलग जगह का कंटेंट है। कई बार हम लोग एक जगह से सीमित हो जाते हैं कि भैया हम यूपी का कंटेंट देख रहे हैं या हम पंजाबी कंटेंट देख रहे हैं, मराठी देख रहे हैं। हमने इतने सारे स्टेट्स हैं, हमने वहाँ के कंटेंट देखे ही नहीं है, तो सारे कंटेंट आई थिंक वेव्स हमको देखने को मिलेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेव्स। तो एक अगर प्रसार भारती और दूरदर्शन के लोगों का जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, वेव्स OTT वो अपना खुद का है, मेड इन इंडिया है, भारतीय है
और भारत के लोगों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए वेव्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो शरद केरकर बता रहे थे कि मेड इन इंडिया भारत के लिए है। OTT देखिए, वेव्स का डाउनलोड कीजिए और देखिए। क्या बस आशीष के साथ पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। मुंबई में 4 दिवसीय वेब्स समिट का आज समापन होगा। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में यह बड़ा मंच साबित हुआ है। इससे रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन मिला है। यहाँ की ऊर्जा गजब की है। ये दुनिया अलग है। ये है वेव समिट 2025, जहाँ एक के बाद एक अनुभव दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पवेलियन, गेमिंग एरिनास, इमर्सिव जोन, छात्र इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आम जन बड़ी संख्या में वेव समिट में पहुंच रहे हैं। यादों को समेटे नई तकनीक के साथ ताल मिलाता प्रसार भारती पवेलियन भी बड़ी संख्या में सितारों और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके काम कर रहे हैं म्यूजियम्स का, तो उस हिसाब से ये पवेलियन जो है हमने अभी जो देखा है तो वो हमको बहुत यूजफुल होगा। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा एंड इट कन्वर्टेड, मतलब उन्होंने मेरा नाम कन्वर्ट किया ब्राह्मी स्क्रिप्चर में। बहुत अच्छा लगा मैंने। और ये पेविलियन सेंटर वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमने कई मीडिया हाउसेस देखे, टेलीविजन इंडस्ट्री देखी, फिल्म इंडस्ट्री देखी, और जियो कन्वेंशन सेंटर में जो वेब्स का ये आयोजन किया, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अपने आप में अनोखा है। मोदी जी ने जो भी इनिशिएटिव ये लिया है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और बहुत आगे और ऐसे भी होता रहे, वेब्स हमारे यहाँ ही होता रहे तो ही बहुत अच्छा मतलब है। वेव मंच है सपनों को साकार करने का, युवाओं को नए अवसर देने का। यहाँ की चकाचौंध दर्शकों की आंखों में साफ नजर आ रही है। मैंने काफी स्टॉल घूमे, मेटा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इवन प्रसार भारती का भी स्टॉल बहुत बढ़िया है, और इससे बहुत अवेयरनेस यूथ में आ गई है। इंक्लूडिंग आई एम अ सीनियर सिटीजन, सो आई हैव ट्राइड ऑल द AI बेस्ड एप्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ऐसे स्टॉल, ऐसे जो एग्जीबिशन साल में 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आया तो ये देखा कि नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं हमको सीखने के लिए, एंड हमको मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। मैंने यूट्यूब का स्टॉल देखा, नेटफ्लिक्स का स्टॉल देखा, अमेजोन का स्टॉल देखा, और अभी हम लोग प्रसार भारती पे खड़े ही है, तो बढ़िया। हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा। इंटरैक्टिव सेशन, इमर्सिव एक्सपीरियंस दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। वेव समिट का ये आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। अवसरों के, संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है, लोगों को फिर सपने देखने के लिए मजबूर कर रहा है। जया सिन्हा के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, TD न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान अब असर दिखाने लगा है। आगामी 30 जून को हूल क्रांति दिवस पर भोगनाडी की वीर भूमि से इस अभियान को राज्य के हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। इधर बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित तौर पर राज्य के कई इलाकों में लगातार पांव पसार रहे हैं। बोकारो में BSL के DGM कर्नल शेखावत ने इस बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार को घेरते हुए कर्नल शेखावत के बयान से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। किसी को नहीं पता है, पूछने सब बोल रहे हम नहीं जानते। ये सारे जो यहाँ पे खड़े उन सबको पता है वो कौन था। ये जो पुराना आया उसको जैसे उसने बोला मैं पुराना, उसके ऊपर भड़क गया वो। देयर इज द सस्पेशन, और जब हम पीछे लेने लगे वो भाग गया। ये कानूनी तहत जो प्रक्रिया है उसके तहत हम करते हैं। मेरी सिक्योरिटी टीम साथ में जो झारखंड पुलिस आई है, थाना प्रभारी से बातचीत होने के बाद में सब कुछ नियम अनुसार और कानून अनुसार हो रहा है। कोई दादागिरी से या किसी से बदला लेने की भावना, ईर्ष्या से नहीं हो रहा है। बट ये आप हकीकत है कि इसमें बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ बसे हुए हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर संशय अब भी बरकरार है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को दोबारा पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने राज्य सरकार के अनुराग गुप्ता के बतौर DGP नियुक्ति को नकारते हुए
नियम को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के खिलाफ बताया है। केंद्र ने इससे पहले भी 22 अप्रैल को इस मुद्दे पर राज्य सरकार को पत्र भेजा था। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रांची समेत देश के विभिन्न शहरों में आज नीट यूजी की परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की व्यवस्था की गई है। रांची में भी 22 केंद्रों पर 2 से 5 बजे तक यह परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और OMR शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या फिर बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकेगा। साथ ही साथ सार्वजनिक परीक्षाओं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के योग दिवस को विराट महोत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। योग दिवस को लेकर देश दुनिया में लोग उत्सुक और उत्साहित हैं। गिरिडीह में भी योग का क्रेज दिखा जा रहा है और लोग शिक्षकों के मार्गदर्शन में योगाभ्यास कर रहे हैं। गिरिडीह में हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से आए स्वामी कौशल देव और स्वामी विश्वदेव ने कबीर ज्ञान मंदिर में शिविर के माध्यम से लोगों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम समेत कई तरह की क्रियाएं कराई गईं। योग प्रशिक्षक कौशल देव ने कहा कि जो योग करेगा वही निरोग रहेगा। भोगी और रोगी ही रहते हैं, तो इसलिए हमें योगी बनना है। योग से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो हमारा जीवन सुंदर व सफल होता है। इसलिए 2 घंटा अपने तन को, अपने मन को दे और बाकी के 22 घंटे अपने घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, सगे संबंधियों के। योग के अनेक फायदे हैं। यह मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाता है और शारीरिक विकारों को भी दूर करता है। योग शिविर में शामिल उद्योगपति गुणवंत सिंह ने योगाभ्यास को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए सबों से इसे दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। हमारे गिरिडीह के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी ने हरिद्वार से अपने साथियों को भेजा है, जो कि हमारे यहाँ गिरिडीह में आकर के और योग का विस्तार कर रहे हैं। यूँ तो योग सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन लोग अब बहुत देर से इसे समझ पाते हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित प्रभाकर कुमार ने बताया कि नियमित योग के कारण वे स्वस्थ हो चुके हैं और अब उन्हें अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ता है। मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन मेरे जीवन पर डायबिटीज का कोई असर नहीं। मैं 12 घंटा तक एकदम एक्टिव रूप से अपना कार्य करता हूँ और कहीं साइड इफेक्ट नहीं। योग से मुझे ये फायदा मिला है, दिमाग शांति रहता है। ऑफिस में या कार्यालय में अपना काम बहुत कंसंट्रेट होकर करता हूँ, ये तो मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। और योग को जन जन तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अद्वितीय योगदान रहा है।
स्वस्थ रहने की इस प्राचीन भारतीय पद्धति से लोगों का जुड़ाव इसका प्रमाण है। खास और आम सभी इसके फायदे जान चुके हैं, जिस कारण योग की लोकप्रियता दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। डीडी न्यूज़ के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव के पदक विजेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य के 3 युवा कलाकारों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में कल से 14 मई तक आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लक्ष्मी कुमारी, विकास महली और पूजा कुमारी रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। इधर उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास माना गया है। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं तथा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। कपाट खुलने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर को करीब 40 कुंटल फूलों से सजाया गया है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत, बेहद खास। हेलीकॉप्टर से की गई श्री बद्रीनाथ धाम पर पुष्प वर्षा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग और गुमला जिला प्रशासन द्वारा तेलंगाना सुरंग हादसे में फंसे गुमला जिला के 4 मजदूरों के परिजनों को चेक सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों ने जातीय जनगणना को लेकर रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता की। अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष मंजूर अंसारी, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष केदार पासवान और अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष जोसेफ मांडी ने केंद्र सरकार से इसे धरातल पर उतारने की मांग की है। गर्मी के मौसम में पाकुड़ जिला प्रशासन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटा है। इस कड़ी में कई ग्रामीण इलाकों में टैंकर के माध्यम से भी जरूरतमंद को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गढ़वा में सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया की अध्यक्षता में मासिक विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा योग्य लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से यह आयोजन हुआ। पाकुड़ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के अवयव पर प्रशिक्षण दिया गया। साहिबगंज के जिला के सभी थाना परिसरों में थाना दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। मौके पर कई मामलों का त्वरित समाधान भी हुआ। गुमला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के उपाय सुझाने वाले जिले के 5 नागरिकों को उत्कृष्ट सुझाव देने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गिरिडीह उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने योजना में सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीसीएल और पीवीयूएनएल ने पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत डाकरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के खनन उपरांत रिक्त स्थानों में फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित उपयोग किया जाएगा। यह पहल फ्लाई ऐश जैसे थर्मल पावर अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर खनन भूमि के पुनर्संवर्धन को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में लिया हिस्सा। आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने और विकास का संकल्प। एमजीएम अस्पताल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। विपक्ष ने सरकार को घेरा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और पशुपालन प्रक्षेत्र को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। मांस और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील। और रांची समेत देश के विभिन्न शहरों में नीट यूजी की परीक्षा आज। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी की त्रिस्तरीय व्यवस्था।